बच्चों। तो आज अपन काइनेमेटिक्स थोड़ी सी शुरू करेंगे, परंतु काइनेमेटिक्स को आईआईटी के लेवल पे समझने के लिए हमें एक मैथमेटिकल टूल की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कैलकुलस। तो आज हम लोग कैलकुलस का भी इंट्रोडक्शन कर रहे होंगे। जैसा मैंने पहले भी समझाया था कि हमारी फिलॉसफी जो है मैथ्स ऑन नीड बेसिस की है, मतलब कि जहां जहां जिस मैथमेटिकल टूल की जरूरत पड़ेगी वहां वहां हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। हम जो पुराना तरीका है फिजिक्स पढ़ाने का कि पहले जितनी मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत पड़े वो सारी पढ़ा दो और फिर उनको यूज करके दिखाओ, हम इसको बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे। ये बहुत पुरानी फिलॉसफी फिजिक्स पढ़ाने की। ऑलराइट, जो लेटेस्ट फिलॉसफी जो मैंने भी डेवलप करी है, एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू सी कि बाहर भी लोग कर रहे हैं इसको फॉलो, इज कि आप मैथ्स तब पढ़ाओ नीड बेसिस, जब जरूरत पड़े तब पढ़ाओ। उससे आपका फायदा ये होगा कि उस टूल को यूज करना सीखेंगे तो आपको फिजिक्स ज्यादा समझ में आएगी और टूल जैसे ही लगेगा। ऐसे नहीं लगेगा कि कैलकुलस मेन चीज है। ऑलराइट, कैलकुलस फिजिक्स में यूज होने वाला एक टूल है और कैलकुलस जब थोड़ी देर में शुरू होगा तब घबराइएगा मत, पहले ही बता दूं मैं। इनफैक्ट यदि गूगल पे आप सर्च करेंगे फियर ऑफ, तो चौथे पांचवें नंबर पे जनरली या दूसरे तीसरे नंबर पे कैलकुलस दिखाई देता है। ऑलराइट, यदि आपकी हिस्ट्री एकेडमिक सर्चेस की है तो उसमें कहीं ना कहीं कैलकुलस पहले 3 में मिल जाएगा। द रीजन इज कि कैलकुलस जो है वो फिजिक्स के टीचर इंट्रोड्यूस करते हैं। ऑलराइट, मैथ्स के टीचर नहीं कर पाते अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैथ्स में कैलकुलस 12th में आता है और मैथ्स में आप कैलकुलस समझ सकते हैं 40-50% सिलेबस ऑफ 12th क्लास इज कैलकुलस। तो आप सोचिए जो 50% सिलेबस ऑफ मैथ्स है 12th क्लास का, वो हम 2 या 3 लेक्चर में फिजिक्स में कवर करते। तो ऑब्वियसली हम उतना एक्सटेंसिव कवर नहीं करते, हम सिर्फ उसका बाहर से फिजिक्स के हिसाब से चीजें कवर करते हैं। तो कैलकुलस को लेकर जब भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपन को रिलैक्स रहना। जैसे अपन ने वेक्टर भी इंट्रोड्यूस किया था फोर्सेस के साथ में, तो आपको बहुत ज्यादा आई होप तकलीफ नहीं हुई होगी। अब हम एक बार और वेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, दूसरी बार जब करेंगे तब आप देखेंगे कि वेक्टर इससे भी ज्यादा था और 12th में मैथ्स में फिर से वेक्टर्स आता है। ऑलराइट, वहां पे भी वेक्टर्स अच्छा खासा बड़ा पार्ट होता है, जो कि हम 2 लेक्चर पहले और 3-4 लेक्चर बाद में करके खत्म कर देते, क्योंकि हम उसको एज ए टूल लेते हैं। ऑलराइट, तो लेट्स बिगिन। पहले काइनेमेटिक्स जितनी भी है और फिर जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे कैलकुलस। राइट, kinematics. Now kinematics is basically, उसको यदि हम ट्रांसलेट करें तो सिंपल इंग्लिश में मोशन की स्टडी। राइट, स्टडी ऑफ मोशन इज नोन एज काइनेमेटिक्स, कि हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं कि मोशन कैसे हो रहा है। राइट, स्टडी ऑफ मोशन। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, टू स्टडी एनीथिंग, ऑलराइट, हमें कोई भी चीज की यदि पढ़ाई करनी है, जैसा मैंने शुरुआत के इंट्रोडक्शन टू साइंस वाले लेक्चर में भी समझाया था, ऑलराइट, कि यदि हमें साइंटिफिक किसी भी चीज की पढ़ाई करनी है, समझ करनी है, तो जो उसको करने का तरीका होगा, ऑलराइट, वो तभी काम करेगा जब हम उन चीजों को नापने के लेवल पे बात करें, न्यूमेरिकल या नंबर्स में बात करें। यदि हम लोग नंबर्स में बात नहीं करेंगे, ऑलराइट, यदि हम लोग नंबर्स में बात नहीं करेंगे तो हमारे लिए उसकी जो स्टडी होगी वो अनसाइंटिफिक हो जाएगी। ऑलराइट, तो साइंटिफिक स्टडी जो है वो बिना नंबर्स के नहीं हो सकती। ऑलराइट, तो हमें ऐसी क्वांटिटी वर्ड में क्वांट, ऑलराइट, कि जिसको हम नंबर्स में बात कर सके, तो हमें ऐसी क्वांटिटीज के बारे में यहां पे बात करनी पड़ेगी या डिफाइन करनी पड़ेगी जो मोशन को डिस्क्राइब करने में हेल्पफुल है। ऑलराइट, तो जो ऐसी क्वांटिटीज हैं या जो ऐसी चीजें, उनको हम लोग कभी कभी पैरामीटर्स भी कह देते हैं। राइट, पैरामीटर इज बेसिकली वही क्वांटिटी वाली चीज है, बट यह नंबर पे थोड़ा एम्फेसिस ज्यादा है कि भाई मान लीजिए किसी की तबीयत
डॉक्टर को देखनी होती तो पैरामीटर्स चेक करता है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, भाई ब्लड प्रेशर कितना है और ये पल्स कितनी चल रही, टेम्परेचर कितना, दीज आर ऑल नंबर्स, हार्ट रेट, ऑलराइट। और यदि उसको और चेक करना है तो कंप्लीट ब्लड काउंट में सारे नंबर्स देख लेगा, रेड ब्लड सेल कितने, ये कितना, वो कितना। सो दीज आर पैरामीटर्स ऑफ हेल्थ, कि हेल्थ कैसी है पैरामीटर से डिसाइड कर सकते हैं। ऐसी मोशन को डिटरमाइन करने के पैरामीटर्स होते हैं, राइट। तो कुल जमा 5 पैरामीटर्स की टर्म्स में बात करी जाती है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये एक पैरामीटर, राइट। इस पैरामीटर से हम मोशन डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मोशन के बारे में हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो कम्युनिकेट करके हमें कुछ चीजें बेहतर बता सकेंगी। डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, and acceleration. So these are 5 parameters of motion, right? हम लोग एक एक करके इन पैरामीटर्स को समझेंगे और यहां पहुंचते पहुंचते हमें कैलकुलस की जरूरत महसूस हो जाएगी। तो एसेंशियली आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत हो पाएगी, फिर हम लोग कैलकुलस में चले जाएंगे और जब हम कैलकुलस थोड़ा बहुत समझ लेंगे तो फिर हम स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये हमारा प्लान ऑफ स्टडी है, ओके। इसको कई बार सिर्फ डिस्टेंस भी कह देते हैं लोग। तो जब इसको सिर्फ डिस्टेंस कह देते हैं फिजिक्स के अंदर तो वो फिर आपको प्रॉब्लम पे, इंटरप्रिटेशन पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एक अलग चीज है और डिस्टेंस ट्रेवल थोड़ी सी अलग चीज है। फिजिक्स के अंदर कई बार जो है ऐसा करा जाता है कि कॉन्टेक्चुअली हमें वर्ड का मीनिंग लेना होता है। रियल लाइफ में भी ऐसा ही है, ऑलराइट, कि भाई यदि किसी ने, आप घर में बैठे हैं, ऑलराइट, कोई गेस्ट आ गए, मम्मी ने आपको बोला कि बेटा पानी ला दो, तो आप कॉन्टेक्चुअली समझ लेते गेस्ट आया, पानी लेके आना है, तो आप एक ग्लास में, ऑलराइट, पीने लायक टेम्परेचर का पानी ट्रे में रख के अच्छी तरह से लाके गेस्ट को रखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि मम्मी ने तो कहा पानी ला दो, तो आप बाथरूम में गए, बाल्टी भर के लाके आपने ड्राइंग रूम में रख दी। तो आपको कॉन्टेक्चुअली समझना पड़ता है कि यहाँ पर जब गेस्ट आए और मम्मी कह रही है पानी ला दो, तो वो ग्लास पे ढंग से उनको लाके पानी देना है, ऑलराइट। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि कॉन्टेक्चुअली कई बार मीनिंग लेना पड़ता है। तो कभी कभी डिस्टेंस ट्रेवल की जगह डिस्टेंस वर्ड यूज हो रहा हो, पर वो कॉन्टेक्चुअली क्लियर है कि डिस्टेंस ट्रेवल की ही बात कर रहा है, ऑलराइट। तो आपको वो समझ लेना है। खैर, हमने बहुत ज्यादा स्पेसिफाई कर दिया कि डिस्टेंस ट्रेवल। तो व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल, क्या इसकी डेफिनेशन है, तो वो आप लिख सकते हैं, फिर हम आपको जरूर समझाएंगे। डिस्टेंस ट्रेवल मीन्स लेंथ ऑफ path traveled by particle, right? Length of path traveled by particle, right? अब जैसे हम एक डेफिनेशन, एक चीज समझाने जाते हैं, ऑलराइट, तो फिजिक्स में थोड़ा चीजें गुत्था गुत्था होती रहती है। हम आपको डिस्टेंस ट्रेवल समझाने जा रहे थे, पर यदि आप ध्यान दें तो मैंने पार्टिकल पे भी अंडरलाइन किया है, ऑलराइट। क्यों किया है ये अब मैं समझा रहा हूं, फिर हम लोग डिस्टेंस पे भी वापस आएंगे, ऑलराइट। आपको समझ में आ जाएगा कि हम पार्टिकल स्पेसिफाई करना पहले क्यों जरूरी है कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रेवल, वो भी करेंगे। जो डेफिनेशन थी वो भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल इस डेफिनेशन में एक वर्ड यूज हो रहा है पार्टिकल। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट दिस वर्ड पार्टिकल। तो आप लोगों के हिसाब से पार्टिकल का क्या मतलब है, ऑलराइट। जैसे ही मैंने पूछा होगा पार्टिकल, आपने बोला सर क्या छोटी छोटी चीज हो गई,
इतना टाइम लगाते रहते हो। पार्टिकल मतलब तो छोटी सी चीज। ओके, चूंकि मेरी थोड़ी सी इंक्विजिटिवनेस ज्यादा है तो हो सकता है मैं पूछ लूं छोटी सी चीज मतलब कितनी छोटी। अब जैसे ही आपने सुना कितनी छोटी, कुछ लोग मन में बोल रहे होंगे बहुत छोटी। अब बहुत छोटे का क्या मतलब है? ऑलराइट, इज अर्थ स्मॉल? इज अर्थ स्मॉल? आप में से मैक्सिमम लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर, अर्थ तो बहुत बड़ी। ओके, अर्थ बहुत बड़ी है ऐसा आपको लगता है, राइट? एक बड़ा फेमस फोटोग्राफ है फिजिक्स का, एस्ट्रोफिजिसिस्ट कार्ल सगान ने ये फोटो लेने को बोला था, राइट? पेल ब्लू डॉट, राइट? ये बेसिकली कुछ ऐसा था कि वॉयेजर करके एक दो वॉयेजर थे जिनको लॉन्च किया गया था अर्थ से 60-70s में, डेट्स मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, 70s में, राइट? कि ये प्रोग्राम ने सोलर सिस्टम से बाहर निकलने के लिए, एंड वन ऑफ देम और बोथ ऑफ देम हैव ऑलरेडी लेफ्ट सोलर सिस्टम। दीज आर द फार्देस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट हैव ट्रेवल्ड। एनीवे, तो जब ये सैटर्न के आसपास पहुंचने वाले थे, दीज आर ऑल माय ओल्ड मेमोरीज, तो हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, सैटर्न नहीं जुपिटर के, वो जो भी है। तो कार्ल सगान ने ऐसा बोला कि यार इनके कैमरे को एक बार अर्थ की तरफ मोड़ो और अर्थ का फोटो लो, राइट? इट्स ब्यूटीफुल फोटोग्राफ, जरूर ढूंढिएगा इसको, पेल ब्लू डॉट बोलते हैं इसको, राइट? तो जब अर्थ की तरफ मोड़ के फोटोग्राफ लिया तो वास्ट सोलर सिस्टम दिख रहा है और उसमें एक छोटा सा ब्लू कलर का डॉट दिख रहा है जो कि अर्थ है, राइट? सो माय पॉइंट बीइंग कि जब हम पार्टिकल कहते हैं तो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे या फिर रेफरेंस के, राइट? इनफैक्ट फिजिक्स में छोटा बड़ा, राइट, तेज धीरे, ये सब चीजें एक्चुअली जो है कॉन्टेक्स्ट या रेफरेंस पर डिपेंडेंट है। तो जब हम वर्ड पार्टिकल कह रहे हैं, राइट, जब हम वर्ड पार्टिकल कह रहे हैं तो पार्टिकल भी यहां पे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बहुत छोटा बहुत बड़ा, ये सब बातें तो ठीक है, राइट? लेकिन फिजिक्स में इनका अर्थ जो है वो कॉन्टेक्चुअल होता है। तो पार्टिकल का मतलब है छोटा, बिल्कुल सही। किसके रिलेटिव छोटा, राइट? तो अब हम लोग पहले पार्टिकल समझते हैं कि मतलब क्या। तो देखिए, पार्टिकल का मतलब बच्चों ये है कि जो भी प्रॉब्लम हम उस समय सॉल्व कर रहे हैं, जिस भी प्रॉब्लम पे हम बात कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम में यदि ऑब्जेक्ट की साइज, उस प्रॉब्लम में यदि ऑब्जेक्ट की साइज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके शेप और साइज आर नॉट रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम, देन दैट ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज पार्टिकल, राइट? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम, if shape or size of the particle of the object is not important, not relevant, then you can consider it as a particle, alright? जैसे कि इतनी दूर से अर्थ का फोटोग्राफ ले रहे, alright? तो वहां पे अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा भी नहीं, बिकॉज उसका कार्ल सगान का फिलॉसफी ऑफ टेकिंग दैट फोटोग्राफ वाज, जैसा उन्होंने बाद में समझाया, वाज टू टेल पीपल, क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था, रशिया के साथ लड़ाई चलती रहती थी, तो ये समझाने के लिए कि देखो भैया अपने पास एक छोटा सा डॉट ही है इतने बड़े स्पेस में रहने के लिए, तो अपन ये जो छोटा सा डॉट है ये एक ही है, ऑलराइट? और बहुत छोटा सा स्पेस के मुकाबले जहां पे हम हैं तो हम भाईचारे से रहे टाइप्स, ऐसा वो संदेश देना चाह रहे थे। तो ये संदेश देने के लिए कि अर्थ एक ही है, बहुत छोटा सा है कंपेयर टू स्पेस, तो दैट फोटोग्राफ की रेलेवेंस के लिए शायद उसको पार्टिकल माना जा सकता है, ऑलराइट? हाँ, जब हम यहां अंदर घुस जाते हैं तो फिर तेरा मोहल्ला मेरा मोहल्ला, तेरा घर मेरा घर, वो सब डिफरेंसेस जरूरी भी हो जाते हैं, वो भी एक फिलॉसफी है। हम फिलॉसफी में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ समझा रहे हैं कि उस प्रॉब्लम के लिए वो जो दिखाना चाहते थे पर्सपेक्टिव कार्ल सगान, उसके लिए वो पर्सपेक्टिव बिल्कुल सही था, पेल ब्लू डॉट का, कि छोटा सा डॉट ही है अर्थ और कुछ नहीं, राइट? तो हमें इसको सही रखना है, ऐसा कुछ वो लोगों को संदेश देना चाह रहे थे। बड़े लोग हैं
बड़ी बड़ी चीजें सोचते हैं। ऑलराइट, तो पार्टिकल पे वापस आते हैं अपन कि प्रैक्टिकली हमारे लिए क्या मतलब है इसका। प्रैक्टिकली मतलब ये है कि मान लीजिए अभी तो खैर ट्रैवलिंग बंद है, बट कोविड-19 के पहले हम बड़ी ट्रैवलिंग वगैरह करते थे। ऑलराइट, तो एक ट्रेन जिसमें हम बैठ के कोटा से दिल्ली जाने वाले हैं, ऑलराइट, करीब 470 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल होता है। अब इस पे आते हैं हम लोग, तो क्या उस जर्नी के लिए ट्रेन को पार्टिकल मान सकते हैं? ठीक है, जर्नी के लिए मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उस ट्रेन में बैठ के चले गए, ऑलराइट, तो जो आगे के डब्बे में बैठा हुआ इंजन के पास वाले डब्बे में, वो बेवकूफ होगा यदि वो कहे दिल्ली पहुंचने पे कि पीछे वाले डब्बे के मुकाबले में जल्दी पहुंच गया। टेक्निकली वो सही है, बट 7 घंटे की जर्नी में वो 1 मिली सेकेंड या आधा सेकेंड पहले पहुंच भी गया तो उसका मैटर नहीं करेगा। तो फॉर दैट जर्नी ट्रेन की लेंथ इज नॉट इंपॉर्टेंट। बट जब मैं खुद उस ट्रेन में एंटर हो रहा हूं, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेन की लेंथ, कि मैं जाके यदि टीटी को बोलूं कि साहब टिकट विकेट का क्या मतलब है, टिकट मैंने स्लीपर क्लास का लिया है, फर्स्ट एसी में बैठ गया, सब पार्टिकल ही तो है। फॉर मी इट इज नॉट पार्टिकल, फॉर रिलेटेड टू ट्रेन आई एम अ पार्टिकल कि वेयर आई एम प्लेस्ड, राइट। और उसमें जब डब्बे में घुस जाऊं तो डब्बे में घुसने के बाद इट इज अगेन इंपॉर्टेंट है कि मैं कौन सी बर्थ ऑक्यूपाई कर रहा हूं, नहीं तो उसमें भी झगड़े हो जाते, राइट, कि साहब मुझे नीचे वाली बर्थ चाहिए, ऊपर वाली तो कोई नहीं मानता, नीचे वाली ले लोग झगड़ा फसाद भी कर लेते, राइट। या बचपन में छोटे थे तो खिड़की वाले के लिए भी भाई लड़ जाते थे, राइट। तो वहां पे फिर अगेन वी हैव पार्टिकल जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। तो ये अगेन पॉइंट इज रेफरेंस की बात है कि अपन किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें। तो यदि वापस आए अपन तो छोटी सी बात यह है कि जितना डिस्टेंस हम ट्रेवल करने वाले, जितनी लेंथ हम ट्रेवल करने वाले, उसके मुकाबले यदि ऑब्जेक्ट की साइज छोटी है तो हम लोग उसको एज अ पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं। जैसा मैंने फिलोसफिकली आपको डेफिनेशन दिया था कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम, राइट, प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में यदि पार्टिकल का साइज और शेप इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट का साइज और शेप इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वी कैन ट्रीट इट एज अ पार्टिकल, राइट। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। और दूसरा हम ये लिख सकते हैं, अगेन यदि लिखना है तो, कि ऑब्जेक्ट की साइज कंपेयर टू जो डिस्टेंसेस ट्रेवल हो रहे, ऑलराइट, छोटी है, ऑलराइट, इतनी छोटी कि उसकी वैल्यू पुट करने से हमारी कैलकुलेशंस में बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हम लोग उसको एज अ पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं, राइट। तो पार्टिकल मतलब बहुत छोटा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में छोटा? कंपेयर टू द डिस्टेंसेस, या जो लेंथ हम लोग लेने वाले हैं, जो हमारे पैरामीटर्स ऑफ मोशन आने वाले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, उसके मुकाबले यदि पार्टिकल की साइज, ऑब्जेक्ट की साइज छोटी है तो हम उसको पार्टिकल कह देते हैं। तो ये आप लिख लीजिए। Once we are through with the particle, length of path travel, alright? अब ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पे डॉट बनाया। इस डॉट का मतलब अर्थ भी हो सकता है, और इस डॉट का मतलब सच्ची मुच्ची इस बोर्ड पे बनाया डॉट भी हो सकता है। इसका मतलब हाथी भी हो सकता है, ट्रेन भी हो सकता है, चूहा भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो एक पार्टिकल है और वो ऐसी रास्ते पर जा रहा है। ये सड़क भी हो सकती है जिसके ऊपर आप गाड़ी चला के जा रहे हैं। ये किसी पॉइंट ए से शुरू किया, पॉइंट बी तक गया। कोई हमसे पूछे कि बताइए व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, दैट वुड बी द लेंथ ऑफ दिस पाथ। लेंथ ऑफ दिस पाथ वुड बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कहने का मतलब कि यदि हम यहां पे एक इंच टेप इस लेंथ के अलोंग अलोंग रख दें, ऑलराइट, और उसकी लेंथ नाप लें, तो दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। जैसे कि लेट मी एक्सप्लेन इट फर्दर। ये मान लीजिए 2 मीटर ऐसे चला, एक पार्टिकल ए से बी गया, बी से सी गया, ऑलराइट, 3 मीटर। तो कोई यदि हमसे पूछ ले व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल when it went from A to C,
तो डिस्टेंस ट्रेवल, इसके लिए मैं स्मॉल एस सिंबल यूज कर रहा हूं, वुड बी 5 मीटर। 2 मीटर ऐसे गया और 3 मीटर नीचे गया। ऑलराइट, तो ऐसे करके ये 5 मीटर हो गया। ध्यान दीजिएगा। ऑलराइट, ए से सी जाने का मेरे पास अनेक रास्ते हैं, एक रास्ता ये भी है। लेट्स से दिस इज द डिफरेंट पाथ, कोई दूसरा पार्टिकल इस रास्ते गया सीधे ए से सी, तो S2 वुड बी इक्वल टू हाइपोटेनियस की लेंथ विच वुड बी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 रूट 30। ये कैसे आया? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल। ऑलराइट, और इसी ए से सी जाने का जरूरी नहीं यही एक रास्ता हो, और भी कोई रास्ता हो सकता है। 5 मीटर ऐसे गया, 6 मीटर इधर गया। ऑलराइट, और इधर नीचे आया 8 मीटर लेट से। ऑलराइट, और शायद तो इधर है तो 4 मीटर इधर गया और सी पे पहुंच गया। कोई पूछेगा डिस्टेंस ट्रेवल फॉर पाथ 3, तो वो हो जाएगा जी 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 4, जो भी जोड़ के आ जाए। ऑलराइट, 10 और 5 15 और 8 ऑलराइट 23। तो यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल इतना हो गया। तो सबसे इंटरेस्टिंग 2-3 जो कंक्लूजन है हमारे डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में, वो ये निकल कर आ रहे हैं। नंबर एक कि डिस्टेंस ट्रेवल डिपेंड्स ऑन पाथ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिपेंड्स ऑन पाथ। ऑलराइट, ये पाथ पर डिपेंड करता है, सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या थी। ऑलराइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लें, ए से बी गया 2 मीटर, बी से सी गया 2 मीटर, और फिर वापस ए पर आ गया। ऑलराइट, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस केस, ऑलराइट, ये कितना आ जाएगा आपका 2√2 आ जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस केस वुड बी राइट 2 प्लस 2 प्लस 2√2, that is 4 plus 2√2, that is the distance traveled for this particular path। तो आप देख सकते हैं कि घूम फिर के वापस वहीं आ गए, तब भी डिस्टेंस ट्रेवल 0 नहीं आ रहा है। राइट, इट इज लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, it is a scalar quantity। alright, what is scalar? Scalar is something जिसको हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती स्पेसिफाई करने के लिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है। alright, we don't need to specify direction, that is scalar। तो यहां पर आप देख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल में लेंथ है, तो लेंथ इज समथिंग लाइक, आप सोचिए गाड़ी में पेट्रोल कितना खर्च हुआ, समथिंग लाइक दिस इफ यू आर आस्किंग। ऑलराइट, तो गाड़ी में जो पेट्रोल खर्च होता है वो इस पर डिपेंड नहीं करता आप नॉर्थ गए, ईस्ट गए, वेस्ट गए, वो डिपेंड करता है वो जो माइलोमीटर आपका दिखाते हैं कि इतने किलोमीटर चले। सो दैट इज योर डिस्टेंस ट्रेवल। ऑलराइट, गाड़ी यदि आप घर से निकालें, दिन भर घुमा फिरा के आप दूसरे शहर भी होके आ जाएं और वापस पार्क कर दे, तो आपका डिस्टेंस ट्रेवल 0 नहीं आता है। ऑलराइट, जो भी आपने पार्ट ट्रेवल किया था माइलोमीटर वो दिखा रहा था, जो बेसिकली माइलोमीटर दिखा रहा था, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल। इट डज नॉट टेल यू कि आप किस डायरेक्शन में ट्रेवल किए, यू डोंट नीड दैट। ऑलराइट, सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट डिपेंड्स ऑन पाथ। एंड डेफिनेशन क्या, लेंथ ऑफ path traveled by particle, so that is distance traveled। Next point is displacement। Now what is displacement?
why we may need a similar quantity, ये भी सोचने लायक बात है. ऑलराइट, कि जब डिस्टेंस ट्रेवल की बात कर रहे हैं उसमें इंफॉर्मेशन मिल जा रही है, तो why we need something which looks familiar but is different. ऑलराइट, कई बार लोग सोचते हैं कि फिजिसिस्ट लोग जो है वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें बना देते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. फिजिक्स चीजों को रिड्यूस करने के लिए है. तभी कोई नई क्वांटिटी की बात करते हैं जब तक उसके बिना काम नहीं चल सकता. तो प्लीज अंडरस्टैंड, इसके बिना काम नहीं चल सकता. जनरली हम लोग इसके लिए एस सिंबल यूज करते हैं और मैंने वेक्टर लगा दिया है, तो इसका मतलब ये सबको समझ में आ गया होगा कि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. ऑलराइट, और ये साउंड डिस्टेंस ट्रेवल जैसा कर सकती है पर वो है नहीं, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले हम लोग समझते हैं. ऑलराइट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है. ऑलराइट, तो जो इसका टेक्निकल डेफिनेशन किताबों में देखेंगे तो जो मिलता है, ऑलराइट, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन वेक्टर. राइट, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ये इसका आपको सबसे पॉपुलर डेफिनेशन मिलेगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर. अब ये एक नई चीज आ गई, पोजीशन वेक्टर. बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं. मैंने कहा था मैथ्स ऑन नीड बेसिस हम पढ़ाते रहेंगे, इससे जब भी नई नई टर्म्स आए अपन को घबराने का नहीं. तो ये अपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट अपने वेक्टर्स में सीखा था. एक पार्टिकल लेट से यहां पर मौजूद है, ऑलराइट, 3,1 पे, तो दिस इज इट्स पोजीशन वेक्टर. इसको पोजीशन दिखाने वाला वेक्टर. ये ए पर है तो ओ ए, ओ से ए की तरफ डायरेक्टेड वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर. इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, ओ ए वेक्टर. ओ इज ओरिजिन, ए जहां पर वो है, ओ से ए की तरफ डायरेक्टेड वेक्टर. लेट से बाद में वो बी पे पहुंच गया, कोई कोऑर्डिनेट ये भी हो सकता है. ऑलराइट, इट कैन बी 4,7 लेट से. ऑलराइट, सो दिस इज फाइनल पोजीशन वेक्टर, ओ बी वेक्टर. ऑलराइट, कहने का मतलब पार्टिकल पहले यहां मिला था, फिर फाइनली हमें यहां मिला. इनिशियल एंड दिस इज फाइनल पोजीशन वेक्टर. ऑलराइट, तो यहां पे बात आ रही है एस इज इनका डिफरेंस. ऑलराइट, हमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन पे बहुत ज्यादा बात नहीं करी थी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है. हम लोग वेक्टर ऐसे ही सिखाते हैं जरूरत के हिसाब से, सो डू नॉट नीड टू वरी. सो बेसिकली व्हाट इट मींस इज, फाइनल पोजीशन वेक्टर में हमने नेगेटिव ऑफ इनिशियल वेक्टर जोड़ दिया. क्या किया है, फाइनल पोजीशन वेक्टर में हमने नेगेटिव ऑफ इनिशियल वेक्टर को जोड़ा. ऑलराइट, जब हमने नेगेटिव ऑफ इनिशियल वेक्टर को जोड़ा तो उसका क्या मतलब है, वेक्टर जोड़ना हमको आता है. ये हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर है और नेगेटिव ऑफ इनिशियल वेक्टर हो गया ये. राइट, इनको हमें जोड़ देना है. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप देख सकते हैं. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है, एक टेल और एक फाइनल हेड को जोड़ दीजिए. ये जोड़ दिया हमने. सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. आर एफ वेक्टर के साथ में हमने माइनस ऑफ आर ए वेक्टर जोड़ दिया. तो दिस इज योर फाइनल पोजीशन वेक्टर, आर एफ वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ आर आई वेक्टर. दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो पहले समझ में आ जाए आप लोगों को, एक बार फिर से कोशिश कर लेते हैं. डेफिनेशन क्या है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर क्या है, जहां पर भी आप पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दैट इज योर पोजीशन वेक्टर. ऑलराइट, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर. डिफरेंस मतलब फाइनल में से इनिशियल पोजीशन को घटाना है. घटाना हमको नहीं आता, नहीं सिखाया, लेकिन जोड़ना हमको आता है. तो हमने क्या किया, माइनस के साइन को अंदर करके आर एफ वेक्टर में हमने माइनस आर ए वेक्टर जोड़ दिया. तो आर एफ वेक्टर में जब हमने माइनस आर ए वेक्टर जोड़ा, आर एफ वेक्टर में हमने माइनस आर ए वेक्टर जोड़ा, तो माइनस आर ए वेक्टर बना दिया अपने आर ए वेक्टर की जगह, उसका अपोजिट बना दिया, दैट इज माइनस आर ए. तो एक टेल एक हेड, इनको ऐड कर दिया. सो दिस इज योर पोजीशन वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू द फाइनल पोजीशन बी. ऑलराइट, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर, आर एफ वेक्टर प्लस माइनस ऑफ आर आई वेक्टर, नेगेटिव ऑफ आर आई वेक्टर जोड़ दिया. सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. नाउ हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्टेंस ट्रेवल्ड. ऑलराइट, यहां पर हमने बिल्कुल बात नहीं करा
कि ए से बी तक पाथ ट्रेवल्ड ये था, चाहे ये था या ये था, इन तीनों डिफरेंट पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज कमिंग आउट टू बी सेम। तो आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, ऑलराइट, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल position vector. Second, it is a vector quantity. It is a vector quantity. थोड़ा और इसको अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं ताकि हमें थोड़ी बातें और समझ में आए। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, ऑलराइट, डिस्प्लेसमेंट ये क्या दिखा रहा है कि भाई आप एसेंशियली कितना दूर पहुंच गए, कितना चले नहीं, कितना दूर पहुंच गए, किस दिशा में पहुंच गए, कितना चल के पहुंचे, कैसे पहुंचे, ये इससे कंसर्न नहीं रख रहा है, ऑलराइट। जैसा मैंने यहां पे चित्र बनाया तो उससे बिल्कुल कंसर्न नहीं रख रहा है। कहने का मतलब ये ए 3 चले हम, ये बी से सी हम चले 4, ऑलराइट। अब यदि कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो अभी अभी हमने आंसर दिया था इट इज 7, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 7, ऑलराइट। और ये हमारा यदि एक्स वाई एक्सिस है, ऑलराइट, ये हमारा यूजुअल नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ है। वेक्टर्स वाला लेक्चर जरूरत पड़े तो इस समय सुन सकते हैं आप लोग। कोई हमसे पूछ ले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, राइट, दिस इज गोइंग टू बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इनिशियल से फाइनल की तरफ डायरेक्टेड होता है, राइट। चेंज इन पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो ओरिजिन ही था, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर -0 करके भी सोच सकते हैं। नहीं तो एसेंशियली होता क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इनिशियल से फाइनल पोजीशन, फाइनल की तरफ डायरेक्टेड वेक्टर। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 5 मीटर आएगा और डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी। तो यदि अपन ने एंगल पहले पढ़ाया हुआ है मैंने, तो ये वाला एंगल जो है थीटा इज बेसिकली, ऑलराइट, tan थीटा की वैल्यू आप देखेंगे तो 4/3 करके आएगी, जो कि 53 डिग्री होता है थीटा, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, 5 मीटर तो है, ऑलराइट, एंड 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इज गिविंग यू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फिर 5 मीटर, क्योंकि अभी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कर लीजिए तो वो 5 ही आएगा। 5 कैसे आया कुछ लोग सोच रहे होंगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट, सो दिस इज 9 प्लस 16 25 का अंडर रूट, दिस इज हाउ यू गॉट 5 मीटर। 53 डिग्री ये एंगल बहुत पॉपुलर है फिजिक्स में, ऑलराइट, इस वजह से, क्योंकि 3 4 ये को बन जाता है ट्रिपलेट, करीब करीब 53 डिग्री होता है। तो 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है देखने लायक, वो क्या, कुछ लोग हो सकता है ऐसा सोच रहे थे, हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज डिस्टेंस। आप देख सकते हैं इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस नहीं है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो 5 मीटर आ रहा है, राइट, वो 5 मीटर आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिस्टेंस ट्रेवल्ड से कोई डायरेक्ट या किसी भी तरह का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। ये दोनों बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट से ही चीजें हैं। दिखने में एक जैसी लग सकती है बट है नहीं बिल्कुल भी, ऑलराइट। यहाँ पे अपन को मालूम पड़ रहा है पेट्रोल कितना खर्च होगा, कितना थक जाएंगे, इसमें मालूम पड़ रहा है कि जी हम कितना और किस दिशा में अपनी पोजीशन से दूर पहुंचे, बेसिकली हमने अचीव क्या किया, ऑलराइट, कितना हम चल पाए, कितना हम दूर और कितनी दिशा में पहुंच पाए, ऑलराइट।
इट इज समथिंग मोर लाइक दिस, यदि फिलोसफिकली समझना चाहे, ऑलराइट, कि हमने दिन भर में लेट से 10 घंटे जो है कागज पेन पे लगे रहे, कोई चीजें करी, बहुत हमने पढ़ाई कर ली, दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल, कि भाई हम 10 घंटे पढ़ाई करें। बट उस 10 घंटे में मान लीजिए हमने कॉन्सेप्चुअली नहीं सीखा, रट्टे मार लिए कि ये सवाल ऐसे सॉल्व होते हैं, वो सवाल ऐसे सॉल्व होते हैं, ये केस आ जाए तो ये करना है, वो केस आ जाए तो वो करना है, तो शायद हम लोग, यदि ये हम है, राइट, ये सिर्फ फिलॉसफी के लिए, इसको हम फिजिक्स नहीं कर सकते। दिस इज यू, राइट, ये दूरबीन आईआईटी है, और आपने 10 घंटे बहुत पुरजोर मेहनत करी है, राइट, तो 10 घंटे इज लाइक योर डिस्टेंस ट्रैवल। पर यदि कॉन्सेप्चुअली नहीं करी है तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, कि आप एक्चुअली दूर पहुंच गए, राइट। एक तो बहुत मेहनत करी आपने, चले भी बहुत सारा, और यहां पहुंच गया। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन सही नहीं थी। तो इट इज समथिंग लाइक दैट, इट इज फिलॉसफिकल, राइट, ठीक है ना। तो अपन किस दिशा में चले और जहां थे वहां से कितना आप दूर पहुंच गए, कितना थके वो नहीं। साहब मैं तो 10 घंटे पढ़ाई करी बहुत जोर से, सुबह से शाम लगा रहा, और मतलब मम्मी भी इम्प्रेस्ड, क्या पढ़ाई कर रहा है बच्चा। बड़ा पढ़ाई के नाम पे क्या कर रहे थे, केसेस रट रहे थे कि इस सवाल को ऐसे कर ले, इस तरह का सवाल आया तो वैसे कर लेंगे, उस तरह का सवाल आया तो वैसे कर लेंगे। और ये रट्टे जब आपने मारे तो आईआईटी के पेपर में बिल्कुल वैसे ही लिखने वाला सवाल आया, बस एक कंडीशन उन्होंने चेंज कर दी, तो आपके मार्क्स भी आए, लेकिन पॉजिटिव में नहीं, नेगेटिव में। सो दैट्स व्हाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड is one way of measuring things and another way of measuring things displacement। ऐसे नहीं डिस्टेंस ट्रेवल बिल्कुल बेकार मेजरमेंट है, वो भी काम का है, क्योंकि वो भी लिमिटेशन है, राइट। मान लीजिए आईआईटी की पढ़ाई आपसे आईआईटी पहुंचना इतना दूर है कि आप बिल्कुल सीधे रास्ते चले तब भी ना पहुंच पाए, तो डिस्टेंस ट्रेवल ही आपकी कैपेसिटी से ऊपर है। भाई आप बोले साहब मैं बिल्कुल आप जैसे कह रहे हैं वैसे ही पढ़ूंगा सर, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली पढ़ूंगा, सब कुछ अच्छी तरीके जैसे जैसे आप बोलेंगे, पर दिन में 2 घंटे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, तो आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवरऑल कभी भी इतना नहीं हो पाएगा कि आप इस डायरेक्शन में भी चले, ऑलराइट, तो भी आप 2 साल में वहां नहीं पहुंच पाएंगे, भले आपकी डायरेक्शन सही थी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, बट डायरेक्शन और कितना ज्यादा आपने हमारी बात को फॉलो किया, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट आर क्लोज टुगेदर, ऑलराइट, और इनको हम और एग्जांपल्स लेके समझेंगे, ऐसा नहीं कि आप खत्म होगी कहानी। Let's take few examples to understand it better. जैसे कि एक घड़ी की मिनट हैंड सब समझते होंगे, राइट, जो 1 घंटे में पूरा चक्कर काट लेती है, दैट इज मिनट हैंड, राइट। मिनट हैंड ऑफ वॉच, वॉच नहीं एक्चुअली क्लॉक, वॉच हाथ में, क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, is 10 centimeter long, right? Minute hand of a clock is 10 centimeter long. Calculate distance traveled and displacement of tip in 15 minutes. तो वीडियो पॉज करेंगे, सॉल्यूशन ट्राई करेंगे, फिर अपन आगे बात करेंगे। सो 15 मिनट में ऐसे चल के यहां पहुंचा होगा। अब टिप ऑफ हैंड का पाथ देखेंगे तो एक सर्कल पे चल रहा है।
आर रेडियस के सर्कल पे चल रहा है, जहां पे आर इज 10 सेंटीमीटर, राइट। तो इसकी लेंथ ऑफ पाथ देखेंगे तो आई होप इतनी आप लोगों को ज्योमेट्री अभी भी याद होगी, राइट, कि सर्कल का पूरा सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो ये कितना हो जाएगा उसका 1/4, सो दैट इज पाई आर बाय 2। ये क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल पाई आर बाय 2। ऑन द अदर हैंड कोई हमसे पूछ ले डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वो तो हम देखेंगे भाई ये सर्कल की जो कॉर्ड है या जो भी बोलते हैं इसको, राइट, यहां से इधर गया, एसेंशियली इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, और इनिशियल से फाइनल की तरफ वेक्टर बना दिया अपन ने। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का बात करें, राइट, और यहाँ पे एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्शन ही तो फिर स्पेसिफाई करना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो तो आप साफ साफ देख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट आर रूट 2 आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। इनफैक्ट इस सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। फोर आवर 15 मिनट, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज 4 घंटे 15 मिनट में फिर से डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है, राइट। 4 घंटे 15 मिनट के अंदर मिनट हैंड ने जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा ये निकालना। सो यू कैन ट्राई पॉज करके। अब देखिए 1 घंटा पूरा होते ही ये एक चक्कर पूरा कर लेता है 2 पाई आर। 4 घंटों में ऐसे 4 चक्कर पूरे करा होगा इसने, तो 4 इंटू 2 पाई आर, 4 घंटे बाद यहां होगा, 15 मिनट में इधर और, तो प्लस पाई आर बाय 2। सो दिस वुड बी योर डिस्टेंस ट्रेवल फॉर दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एंड व्हाट वुड बी डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट वुड बी स्टिल सेम, बिकॉज एसेंशियली 15 मिनट में वो जिस पोजीशन पे पहुंचा था इनिशियली और फाइनली, ऑलराइट, 4 घंटे 15 मिनट बाद भी फाइनल पोजीशन इज एग्जैक्टली सेम। इसको लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल से कोई मतलब नहीं। सो आई होप दिस एग्जांपल विल हेल्प यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पर कहानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की खत्म नहीं होती, अभी हम और सवाल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने के बाद, वेलोसिटी, स्पीड, कैलकुलस का इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम लोग और सवाल ले पाएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।